हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता और मैं आप लोगों को डीसी मशीन से रिलेटेड बहुत सारे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो आपका सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अभी आपने देखा था जो अभी हाल ही में यूपी पीएसएल टी2 का पेपर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं। अगर 19 तारीख की एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यूपी आर्विनल और टेक्निकल हेल्पर के लिए मैंने डीसी मशीन के इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ से मैं आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा, थोड़ा सा लेवल भी अच्छा होगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में पहुँचने के बाद वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में वो आपका सिर्फ और सिर्फ डीसी मशीन है। डीसी मशीन से ही आपका टफ क्वेश्चन बनता है, बाकी और किसी से भी कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। तो दोस्तों याद रखना, इस वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना, अच्छे से देखना और हो सके तो एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, आप उस तरीके से सॉल्व करिएगा। बाद में मैं इसी पीडीएफ की जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी की मैं आपको एक लेक्चर बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं लेक्चर बना करके डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी जीनियस एकेडमी पर। आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा, जहाँ भी कमी रहेगी आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है दोस्तों वो कह रहा है कि लैप बाइंडिंग किसके लिए प्रयुक्त होती है। कह रहा है लैप बाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त होती है। तो पहला ऑप्शन है निम्न धारा उच्च वोल्टेज के लिए, उच्च धारा उच्च वोल्टेज के लिए, निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए, और डी ऑप्शन है निम्न वोल्टेज निम्न धारा के लिए। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, जो भी आपकी लैप बाइंडिंग होती है, जो भी आपकी लैप बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग में हमेशा ए बराबर आपका क्या होता है भाई, पी होता है। क्योंकि अगर लैप की मैं बात करूं तो लैप खुद ही बताता है, देखो इसमें ए आ रहा है पी आ रहा है, तो मतलब ए बराबर क्या होगा, पी। ये याद रखने का शॉर्टकट है कि लैप में ए बराबर क्या होगा, पी होगा, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है और पी भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ए बराबर पी होने का मतलब क्या है, ए का मतलब ये है दोस्तों कि समानांतर पथों की संख्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जितने ज़्यादा होंगे करंट उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे उतने ज़्यादा कंडक्टर की संख्या होगी, और जितने ज़्यादा कंडक्टर की संख्या होगी धारा उतनी ज़्यादा फ्लो होगी। मतलब एक बात मुझे पता चली कि लैप बाइंडिंग में हमेशा क्या होगी, उच्च धारा होगी। तो इस ऑप्शन से देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें निम्न धारा की बात किया हो इसने। दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है, उच्च धारा है। तीसरा ऑप्शन देखें तो इसमें भी उच्च धारा है। चौथा ऑप्शन देखें तो इसमें निम्न धारा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात आई, अगर उच्च धारा हो गया है दोस्तों तो याद रखना निम्न वोल्टेज होगा। उच्च धारा के साथ उच्च वोल्टेज कभी नहीं आएगा, उच्च धारा के साथ क्या आएगा, निम्न वोल्टेज। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो क्या है, उच्च धारा निम्न वोल्टेज। ए बराबर इसमें पी होता है लैप बाइंडिंग में। अगर एक और बाइंडिंग होता है जिसे हम कहते हैं वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग में अगर हम पैरेलल पाथ की संख्या पूछे तो वहाँ पे होता है ए बराबर 2। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और वेव बाइंडिंग की बात करें तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ए बराबर 2 होता है, ये फिक्स है। यहाँ पे जो पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होंगी। मतलब 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव बाइंडिंग में नहीं हो सकते हैं। जब इसमें इतना ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते हैं तो इसमें कंडक्टर की संख्या कम होगी कंपेयर टू लैप बाइंडिंग के। लैप बाइंडिंग की तुलना में वेव बाइंडिंग की में कंडक्टर की संख्या कम होगी, और जब कंडक्टर की संख्या कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। तो करंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या कम हो गई, और जब नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या कम हो गई तो करंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो अगर मैं वेव बाइंडिंग की बात करूँ दोस्तों तो वेव बाइंडिंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वेव बाइंडिंग में आपको करंट क्या चाहिए, निम्न चाहिए, और वोल्टेज उच्च। तो वोल्टेज उच्च कहाँ है आपका भाई, वोल्टेज उच्च यहाँ पे है, और निम्न धारा उच्च वोल्टेज। ये किसके लिए भाई, ये आपका वेव बाइंडिंग के लिए, और ये किसके लिए था, आपका लैप बाइंडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरपोल का प्रयोग होता है। तो इंटरपोल का प्रयोग पूछ रखा है, तो पहले मैं बता दूं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल जो होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा इंटरपोल होता है, इंटरपोल का यूज हम करते हैं स्पार्किंग को कम करने के लिए या कम्यूटेशन में।
ठीक है। इंटरपोल का काम क्या होता है? स्पार्किंग को रिड्यूस करना, स्पार्किंग को कम करना। क्या होता है भाई? स्पार्किंग को कम करना, ठीक है। स्पार्किंग को कम करता है कौन? इंटरपोल। अब बात आती है ये लैब बाउंड में यूज होता है, वेब बाउंड में होता है, या दोनों में होता है, या किसी में नहीं। तो इंटरपोल हो जो भी हो, इंटरपोल दोनों में यूज होता है, लैब और वेब बाइंडिंग दोनों में यूज होता है इंटरपोल। और ये मुख्य पोल जो आपके मेन पोल हैं भाई, जो आपके मेन पोल हैं उनका, जो आपके क्या है मेन पोल है, उसका 1/3 होता है। अगर इसकी साइज की मैं बात करूं तो अगर मैं साइज की बात करूं तो जो मेन पोल होता है उसका 1/3 भाग होता है क्या? ये आपका इंटरपोल, मतलब उससे छोटा होता है, 1/3 भाग छोटा होता है। मतलब अगर होता कितना है तो 2/3 भाग बताओगे। 1/3 तो छोटा होता है, लेकिन होता कितना है? 2/3 भाग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक डीसी जंत्र को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक डीसी जंत्र को क्या कहा जाता है? डीसी जनरेटर। अच्छा, जनरेटर का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज को क्या कहता है? बढ़ाता ही है ना। और सेम ऐसे भी देखें अगर हम, वोल्टेज को ये बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है भाई? ये वोल्टेज को बढ़ाता है भाई। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। और सेम ऐसे ही एम्पलीफायर की मैं बात करूँ तो एम्पलीफायर भी क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बढ़ाता है। वीक सिग्नल को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाता है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल का मतलब क्या है? एम्पलीफाई करता है, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देता है। आप एम्पलीफायर साउंड वगैरह में देखते हो कि आप धीमा सा बोलते हो, बहुत तेज़ी से आपको सुनाई देता है। मतलब उसने वीक सिग्नल को क्या किया? बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल में एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। बट वो एम्पलीफायर जो होता है वो स्टैटिक एम्पलीफायर हो, ये जगह बैठ करके वो मतलब उसमें रोटेटिंग करने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। वो आराम से मतलब आप कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, स्टैटिक एम्पलीफायर। बट जो हमारा जनरेटर है ये वोल्टेज को तो बढ़ाता है बट रोटेट करते हुए बढ़ाता है, क्योंकि ये जनरेटर हमारा रोटेट करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? रोटेटिंग एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्यों कहा? क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ाता है। एम्पलीफायर का भी काम है वोल्टेज सिग्नल को बढ़ाना, मतलब बढ़ाने वाला काम करता है एम्पलीफायर। बट एम्पलीफायर होता है स्टैटिक होता है, वो एक ही जगह स्थिर रह करके बढ़ाता है। बट जो हमारा जनरेटर, इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे रोटेटिंग एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका न्यूमेरिकल है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने हैं तो आने, बस ध्यान से समझना। हो सकता है डिजिट इधर उधर चेंज भले हो, बट ये क्वेश्चन आना तो तय है। यदि एक शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, जो आपका प्रेरित ईएमएफ है वो कितना है भाई? 500 वोल्ट है। कितना है? 500 वोल्ट है प्रेरित ईएमएफ। और आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि आर्मेचर धारा बोला है, कितना है आर्मेचर धारा आपका? कितना है? 200 एम्पियर है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? सबसे पहली बात ये ध्यान से रखा करो कि ये पूछ रहा है किसके बारे में? ये जनरेटर की बात कह रहा है। एक डीसी, एक शंट जनरेटर। देखो, दो फार्मूले आपके यूज होते हैं, एक जनरेटर के लिए और एक मोटर के लिए। ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से 100% इस फार्मूले से क्वेश्चन आना तो तय है। ठीक है, तो आपके पास दो फार्मूले होते हैं। अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो इजी इज इक्वल टू होता है V प्लस IaRa। ये जनरेटर के लिए होता है। मैं जब वीडियो लेक्चर बनाऊंगा ऑन द वाइट बोर्ड तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और उसके बाद मोटर की बात करें तो उसमें बैक ईएमएफ आ जाता है। अगर जनरेटर की बात करूं तो इजी आएगा जनरेटेड ईएमएफ। अगर मोटर की बात करूं तो उसमें आएगा बैक ईएमएफ। अगर कन्फ्यूजन हो तो जहाँ जी लगा है उसे आप जनरेटर समझेंगे। ठीक है, अब वीबी में क्या, ईबी में क्या होगा? तो ईबी का फार्मूला था V माइनस IaR। ये बहुत डिफरेंस होता है भाई। ईजी की बात करेंगे तो यहाँ प्लस होगा और ईबी की बात करेंगे तो यहाँ माइनस होगा। क्यों प्लस होगा, क्यों माइनस होगा, ये हम लोग देखेंगे जब हम आपको वीडियो में वहाँ पे वाइट बोर्ड पर क्लास करवाएंगे तब। ठीक है, तो EB इज इक्वल टू V माइनस IaR। ये आपका होता है किसके लिए भाई? ये होता है आपके मोटर के लिए, और ये आपका होता है किसके लिए? जनरेटर के लिए। ठीक है, आपसे पूछा किसके बारे में? तो जनरेटर के बारे में पूछा। तो चलिए हम देखते हैं जनरेटर के बारे में। यही वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं। फार्मूला क्या, अब आपको दिया क्या है भाई? ध्यान से देखना,
आर्मेचर धारा आई ए बराबर कितना दे रखा है भाई, आई ए बराबर 200 एम्पियर। ठीक है, आई ए बराबर कितना दे रखा है, 200 एम्पियर। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, आर ए आपका दे रखा, आर ए दे रखा 0.2 ओम। ठीक है, और आपको ई एम एफ दे रखा है, ई एम एफ जनरेटेड ई एम एफ, जिसे हम क्या बोलेंगे भाई, ध्यान से देखना, जिसे हम बोलेंगे ई जी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ई जी। जनरेटेड ई एम एफ कितना दे रखा है, 500 वोल्ट। और आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होगा भाई, आपका फार्मूला होगा ई जी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, अब इसमें रखेंगे अगर हम लोग तो ये बराबर हो जाएगा, वी की जगह कितना रखेंगे भाई, वी तो आपको निकालना है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर आपका हो जाएगा ई जी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका निकल करके आएगा क्या भाई, वी का, वी बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखना, वी बराबर आपका क्या आ गया भाई, वी बराबर आपका आ गया, वी बराबर ई जी माइनस आई ए आर ए। अब ई जी की मैं बात करूँ तो ई जी आपको दे रखा है कितना भाई, 500 वोल्ट, माइनस आर आई ए कितना दे रखा है भाई, 200, इंटू आर ए कितना दे रखा है, 0.2 ओम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 500 माइनस 200 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, कितना आएगा भाई, 400 आएगा। 200 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 40। तो आपका आ गया कितना भाई, 460 वोल्ट। ये हो गया आपका क्या, टर्मिनल वोल्टेज। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 460 वोल्टेज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान देना इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से, इन दोनों फार्मूलों को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 पोल जनरेटर तरंग कुंडलित आर्मेचर में 51 स्लॉट हैं, प्रत्येक स्लॉट में 24 चालक हैं, प्रति पोल फ्लक्स 0.01 वेबर है, 220 वोल्ट ईएमएफ प्राप्त करने के लिए जनरेटर को किस चाल पर चलाना होगा। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन है ना। अब इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें हम बात करें अगर हम, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक जनरेटर की बात कर रखा है, जनरेटर हो या मोटर, ये दोनों के केस में सेम होता है, इज इक्वल टू 5 जेड एन पी अपॉन 60A। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें ये आपको पूछ के रखा जनरेटर को किस चाल पर चलाना होगा, मतलब एन की वैल्यू पूछ रखी, स्पीड की वैल्यू आपको दिया क्या है, ई जी की वैल्यू, ई जी की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, फाइव की वैल्यू कितना है, 0.01 वेबर, पी की वैल्यू कितना, 2 पोल बोल रखा है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने बताया तरंग कुंडलित का मतलब क्या है, वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। और मैंने बताया था वेव बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, 2 होता है हमेशा, तो यहाँ ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब बची आपकी जेड, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए जेड की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कितने टोटल स्लॉट कितने भाई, टोटल स्लॉट है 51, और एक स्लॉट में कितने चालक हैं, 24। ठीक है, टोटल 51 स्लॉट हैं, एक स्लॉट में 24 चालक हैं, तो टोटल स्लॉट में कितने चालक आएंगे, तो 51 गुणे 24। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन की अगर हम बात करें तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर हम निकालेंगे तो आएगा ई जी इंटू 60 इंटू ए अपॉन 5 पी। ठीक है, तो चलो फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। ये क्या है हमारा भाई, फार्मूला भी आपने पढ़ा, ई जी इज इक्वल टू बी 5 पी अपॉन 60A, ये फार्मूला पढ़ा। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, n बराबर क्या हो जाएगा, ई जी, ये बटे में है तो नीचे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 60A अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू जेड इंटू पी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे भैया, वैल्यू रख देंगे, ई जी की वैल्यू आपको पता है, ई जी की वैल्यू 220 वोल्ट है। चलिए हम यहाँ पे रख के दिखा दे रहे हैं भाई आपको, n बराबर हो जाएगा, ई जी की वैल्यू कितना है, 220 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू अभी मैंने बताया था 2 अपॉन 5 की वैल्यू आप रख लीजिएगा। यहाँ पे आई होप आपको सही से क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर से, ये आपको फार्मूला क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, ठीक है।
तो वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एन बराबर ई जी, एन बराबर क्या होगा भाई आपका ई जी, सॉरी एन बराबर आपका हो जाएगा ई जी के वैल्यू कितनी 220 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू ए की वैल्यू कितना था 2, क्योंकि वेव बाइंडिंग है, अपॉन 5 ZP। तो 5 की वैल्यू कितनी है भाई 0.01 इंटू जेड की वैल्यू मैंने बताया था 51 × 24 आपका आ रहा था, और पी की वैल्यू कितनी है 2। जब इसको काटा पीटी सब करेंगे तो आपका आ जाएगा 1078 RPM। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 कुंडलियों की 2 परत वाले लैप बाइंडिंग के 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर में पोल पिच का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोल पिच का मान, निकालने से पहले हम निकालेंगे टोटल कंडक्टर की संख्या। तो कुल कंडक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, कुल चालक की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लेयर, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर मतलब लेयर की संख्या, गुणे आपका मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई, नंबर ऑफ लेयर आपका हो गया, और कितने आपकी कुंडली है। तो कितने कुंडली है भैया, कुंडलियों की संख्या 16। तो नंबर ऑफ लेयर जो है वो कितने 2 हैं, और कुंडली की संख्या कितनी है 16। तो टोटल हो कितने गए 32 चालक हो गए। अब आपको जो पिच होता है, पिच बराबर दोस्तों होता है चालक की संख्या 32 बटे पोल की संख्या, तो पोल आपका है कितना 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना कि अगर कुल चालक की संख्या आप निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ लेयर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी कुंडलियाँ हैं। तो 16 कुंडली के कितने लेयर है, 2 लेयर। तो टोटल मतलब 16 लेयर, 16 कुंडली के 2 लेयर है, मतलब एक कुंडली का 16 लेयर, ठीक है। 16 लेयर वाली 2 कुंडली, मतलब एक लेयर में 16 है, दूसरे लेयर में भी 16 है। तो 16 कितने हो गए 32। टोटल कितने चालक हो गए भाई 32 चालक हो गए। अब पोल कितनी है 4 है, पोल से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या, पिच का मान। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 6 ध्रुव वाली लैप बाउंड डीसी जनित्र में 300 चालक है, प्रति चालक में प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, यह जनित्र ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहली बात देखो, ये प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, मतलब एक चालक में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो 5 वोल्ट हो रहा है। तो पहली बात तो आप प्रति चालक पता करो कितना प्रति चालक है ना, एक समानांतर पथ में, पर समानांतर पथ में कितने चालक हैं ये पता कर लो तो आपको हो जाएगा। तो भाई टोटल चालक कितने भाई 300, कुल चालक की संख्या कितनी है, कुल चालक आपका कितना है भाई 300। अगर मैं पर पैरेलल पाथ, पर समानांतर पथ में चालक की बात करूं, चालक की संख्या बराबर हो जाएगा टोटल चालक कितने भाई 300 बटे टोटल पोल कितना है, पोल कर दो तो ये आ जाएगा 50। क्योंकि आपने पढ़ा है ना जेड बाई ए क्या होता है, ये तो यही बताता है कि आपके टोटल चालक है 300, जेड क्या आता था टोटल चालक बटे ए क्या पैरेलल पाथ, मतलब पर पैरेलल पाथ में कितने चालक हैं यही बताता है जेड बाई ए। तो जेड बाई ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। अब ये 50 ऐसे चालक हैं, 50 क्या है प्रति चालक है, और एक चालक में 5 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो बताओ 50 चालक में कितने जनरेट होंगे, तो 50 × 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई 250 वोल्ट। कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला है अभी कि समानांतर पथ पर पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। पर पैरेलल पाथ में मतलब ए पर प्रति समानांतर पथ में कितने चालक हैं ये आप पहले ज्ञात कर लो। तो प्रति समानांतर पथ में चालक की संख्या बराबर कैसे ज्ञात करोगे, टोटल चालक बटे समानांतर पथों की संख्या। तो समानांतर पथों की संख्या क्या हो जाएगी, ए बराबर 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो हमने बताया था, ये देखो लैप बाउंड बोल रहा है, ध्यान सुनना। और लैप बाउंड में ए बराबर क्या होता है भाई, ए बराबर पी होता है। तो जब ए बराबर पी होता है तो पी की संख्या 6 है तो ए की वैल्यू भी 6 हो जाएगी।
तो आपके पास टोटल चालक 306 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आपका आ गया पर पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या। एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या 50 है। अब आपको पता है कि एक कंडक्टर में या एक चालक में 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो 50 ऐसे चालक हैं तो उसमें कितना जनरेट होगा ईएमएफ, तो आप कहोगे 50 × 5 बराबर 250 वोल्ट टोटल जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी टाइप का है। एक लैंप बाउंड डीसी मशीन में 400 चालक हैं तथा 8 ध्रुव हैं। प्रति ध्रुव प्रेरित विभव का मान 2 वोल्ट है। मशीन द्वारा उत्पन्न विभव का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है आपका वो आपका आएगा 100 वोल्ट। कितना आएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 100 वोल्ट, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई 100 वोल्ट। ध्यान देना इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 100 वोल्ट। इसको आप खुद करिएगा क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन वही है। बस इसमें क्या करना, 400/8 करोगे तो 50 आएगा, 50 × 100। इसे देख कर ऐसे ही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का, एक डीसी जनरेटर में 6 पोल हैं, 6 डिग्री वास्तविक एक ब्रश शिफ्ट है। इस ब्रश शिफ्ट का अर्थ क्या है। 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 18 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 2 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऑप्शन में समझ में ये आ रहा होगा कि ये थीटा इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है दोस्तों आपसे। थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री की ये बात कर रहा है कि थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी। क्वेश्चन से अगर क्लियर नहीं हो पा रहा हो, लेकिन ऑप्शन से आपको ये फाइंड करना है कि थीटा इलेक्ट्रिकल कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो आपका थीटा इलेक्ट्रिकल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। क्या होता है भाई, थीटा मैकेनिकल। अब थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर ये जो आपका P/2 P कितना है भाई, पोल की संख्या कितना 6/2, और थीटा मैकेनिकल दे रखा है 6 डिग्री। तो 2 से काटोगे 2 3 6 और 6 3 18, मतलब 18 इलेक्ट्रिकल। 18 डिग्री क्या हो जाएगा आपका भाई इलेक्ट्रिकल। समझ में आई बात दोस्तों, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन ये फार्मूला याद रखना, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, ये क्या आपका थीटा मैकेनिकल है। मैकेनिकल यहाँ दे रखा था 6 डिग्री, हमें थीटा इलेक्ट्रिकल निकालना था, वो हमने बता दिया। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां। एक सीरीज जनरेटर वोल्टेज बढ़ावा देने के लिए 0.5 ओम प्रतिरोध वाले एक फीडर से श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। प्रेरित वोल्टेज Eg बराबर 0.6, ये 1 नहीं है दोस्तों, ध्यान देना, ये क्या है आपका सिर्फ 0.6, एक बार ध्यान देना भाई। ठीक है, ये क्या है आपका 0.6, 1 नहीं है, 0.6 IA द्वारा दिया जाता है, 0.6 IA द्वारा दिया जाता है। RA बराबर दे रखा है आपका 0.2 ओम, और RSS शंट प्रतिरोध दे रखा है आपका 0.3 ओम। तो कह रहा है 400 एम्पियर लोड के लिए जनरेटर द्वारा बढ़ाया गया वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को। कह रहा है कि एक श्रृंखला जनरेटर या सीरीज जनरेटर वोल्टेज बढ़ावा देने के लिए 0.5 ओम प्रतिरोध वाले एक फीडर से श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। और क्या कह रहा है, प्रेरित वोल्टेज Eg बराबर 0.6 IA द्वारा दिया जाता है। RA बराबर दे रखा 0.2 ओम, RSH बराबर दे रखा 0.3 ओम। 400 एम्पियर लोड के लिए जनरेटर द्वारा बढ़ाया गया वोल्टेज पूछ रखा है आपसे। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब एक एक क्वेश्चन आराम से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखना। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन की तो ध्यान से सुनना। पहले तो देखो दिया क्या है Eg, है ना। Eg बराबर कितना दे रखा है 0.6 IA, ये आपका दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, और अगर मैं बात करूँ तो आपको दे रखा RA बराबर 0.2, और RSH बराबर कितना दे रखा है भाई, RSH बराबर दे रखा है 0.3, RSH बराबर क्या दे रखा है 0.3। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना, अब मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर मैं फार्मूला लगाऊं किसी जनरेटर के लिए Eg बराबर, तो Eg बराबर आपका क्या होता है भाई V, मैंने बताया था जनरेटर के केस में प्लस होता है V प्लस IaRa प्लस IaRSH।
ठीक है, क्योंकि देखिए सीरीज जनरेटर है, सीरीज जनरेटर में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा उसमें भी वही करंट जाएगी, जो आपका शंट रेजिस्टेंस होगा, जो शंट ब्रांच होगा उसमें भी आईए करंट ही जाएगी जो आर्मेचर करंट, क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज में सब जगह करंट क्या होगी, सेम होगी, इसलिए दोनों जगह हमने आईए लेकर के चल रखा है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अब उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ से V की बराबर निकालूं, क्योंकि मुझे ज्ञात क्या करना है, बढ़ाया गया वोल्टेज कितना होगा, तो मुझे वोल्टेज निकालना है। तो V बराबर यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, V को ऐसे इधर रहने दो, EG इधर है, इस तरफ इस सबको पंचांतर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा IA ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा IARSH। तो आपने फार्मूला देखा V इज इक्वल टू EG माइनस IARA माइनस IARSH। अब इसको मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्पेस की हमेशा ही क्वेश्चन की कमी पड़ जाती है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, मैं ये फार्मूला फाइनली जो V बराबर EG माइनस IARA माइनस IARSH है उसको मैं फाइनली लिखता हूँ। वो क्या लिखा है भाई हमने, तो V बराबर हमारा निकल के क्या आया था, EG माइनस IARA और माइनस IARSH। अब यहाँ से देखो, अगर मैं क्या करूँ, EG की वैल्यू दे रखा है, वैल्यू पुटअप करो तो ये दे रखा है 0.6 IA माइनस IARA की वैल्यू कितना दे रखा है 0.2 माइनस IA इसकी वैल्यू दे रखा है 0.3। अब देखो सब में IA कॉमन है तो मैं IA कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा क्या 0.6 माइनस 0.2 और माइनस 0.3। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, घटाऊँ तो 0.6 में से 0.5 निकलेगा तो बचेगा कितना 0.1। अब इसमें ध्यान से देखना IA की वैल्यू कितनी है भाई, IA की वैल्यू बोल रखा है कि अब आपके पास V बराबर क्या आ गया, V बराबर आ गया IA इंटू 0.1। अब ये फाइनली ये याद रखना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, उसके बाद फिर देखिएगा। ले लिया आप लोगों ने, चलिए देखते हैं। V बराबर आपका क्या आ गया भाई, ध्यान से देखना, V बराबर आपका आ गया, V बराबर आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया IA मल्टीप्लाई बाई 0.1। अभी देखो कह रहा है 400 एम्पियर लोड के लिए जनरेटर द्वारा वोल्टेज बढ़ाया गया, वोल्टेज क्या होगा, तो IL की वैल्यू दे रखा है, IL बराबर कितना है भाई 400 एम्पियर, वो खुद कह रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आपका जो जनरेटर दिया हुआ है सीरीज जनरेटर है, क्या है सीरीज जनरेटर, और सीरीज जनरेटर में हमेशा IL बराबर IA होता है और बराबर ISH होता है, सब में करंट क्या होती है सेम होती है। तो IA की वैल्यू चाहिए, IL बराबर 400 एम्पियर है तो IA की वैल्यू भी क्या होगी 400 एम्पियर, तो IA की जगह रखेंगे हम 400 गुणे 0.1 तो ये आ जाएगा आपका कितना 40 वोल्ट। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करिएगा, रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को भूलिएगा मत, आराम से करिएगा। और वैसे भी मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर करवाने वाला हूँ तो डोंट वरी, परेशान ना होइएगा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा डीसी मशीन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आए। अब की बार आप लोगों ने यूपीपीसीएल का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यूपी आर्मिनल TG2 के लिए ये मैंने जो है लेक्चर लेकर के आया हूँ। ये मैं कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस पर जो डीसी मशीन से बन सकते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मुझे वो भी करवाने हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 15 ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका आंसर क्या हो गया था भाई, राइट आंसर 40 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी शंट जनरेटर में कुल EMF ज्ञात करें जो 230 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज पर 200 एम्पियर देता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्रमशः 0.8 ओम, 0.08 ओम और 50 ओम है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका है। चलो अब देखते ध्यान से कि किसी शंट जनरेटर में, अब देखिए यहाँ पे जनरेटर कैसा, अभी तक तो आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था वो सीरीज जनरेटर था, ये आपका कैसा जनरेटर है, शंट जनरेटर है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में 11 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करा, किसी शंट जनरेटर में कुल EMF ज्ञात करा, हमें टोटल EMF फाइंड आउट करना है। मतलब
कुल ईएमएफ की बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पे कह रहा है ईजी की वैल्यू बताओ भाई। जनरेटर है, जनरेटर के केस में ईजी हम लेते हैं और ईबी लेते हैं मोटर के केस में। तो ईजी आपको टोटल बताना है। आपको दिया क्या है, तो दिया है भाई आपका वी की वैल्यू, वीटी जिसे बोलते हैं 230 वोल्ट, ठीक है। और क्या दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज पर 200 एम्पियर करंट देता है, मतलब आईएल की वैल्यू दे रखा है भाई। कहीं पे ये नहीं बोल रहा है कि आर्मेचर करंट है, जब वो आर्मेचर धारा बोल देता तो आप आईए लेते, लेकिन ये कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज पर 200 एम्पियर देता, तो टर्मिनल वोल्टेज पर जो भी देगा वो क्या देगा, लोड करंट। तो ये आपका दे रखा है लोड करंट 200 एम्पियर। आर्मेचर रजिस्टेंस देखो यहाँ पे आर्मेचर लगा दे, आर्मेचर रजिस्टेंस मतलब आर ए की बात कर रहा है। आर ए बराबर कितना दे रखा है, 0.08 ओम। और शंट फील्ड रेजिस्टेंस मतलब आर एस एच, शंट फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 50 ओम, ठीक है। अब बताओ भाई, ये आपको दे रखी है और आपने फार्मूला पढ़ रखा है क्या, ईजी बराबर क्या पढ़ रखा है आपने, ईजी बराबर आपने पढ़ा है फार्मूला, ईजी बराबर आपका क्या होता है, वी प्लस आई ए आर ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वी तो आपको पता है, आर ए भी आपको पता है, आर ए बराबर 0.08 ओम, बट आई ए नहीं पता है। आई ए नहीं पता तो आप आई ए निकालना पड़ेगा आपको। अब वो आई ए कैसे निकालेंगे, तो आप आई ए निकालेंगे आई एल और आई एस एच के मदद से। अब आई एस एच भी नहीं दिया हुआ है, तो आई एस एच कैसे निकालेंगे तब हम बताएंगे उसके बाद कि आई ए कैसे निकलता है। तो चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन के बाद स्क्रीनशॉट लेना, मैंने क्वेश्चन समझा दिया। ईजी आपको निकालना है, वी आपको दिया 230 वोल्ट, आई एल दिया 200 एम्पियर, आर ए बराबर दिया 0.08 ओम, आर एस एच बराबर दिया 50 ओम, और ईजी बराबर आपका फार्मूला होता है वी प्लस आई ए आर ए। वी आपको पता, आर ए पता, बट आई ए नहीं पता, तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। आइए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात आप आई एल, ये शंट जनरेटर है तो आई एल बराबर जो होगा, सॉरी ये आई एल नहीं, आई ए बराबर जो होगा, क्योंकि ये क्या है, शंट जनरेटर है, क्या है भाई, ये शंट जनरेटर है। और शंट जनरेटर में एक बात ध्यान से सुनना, जनरेटर है क्योंकि इसके आर्मेचर पर करंट डेवलप्ड होगा, वो करंट, क्योंकि आप जब कभी जनरेटर की बात करते हो, सपोज करो आप किसी शादी विवाह में गए हो, शादी विवाह में देखो लाइट कब जलती है, जब आप जनरेटर स्टार्ट करते हो, जब जनरेटर स्टार्ट करते हो तो जनरेटर के आर्मेचर पर वहाँ पे करंट निकलता है, करंट डेवलप होता है, करंट निकलता है नहीं, करंट डेवलप्ड होता है। वो जो करंट डेवलप होता है तब जा करके आप किसको देते हो, उस ट्यूबलाइट को देते हो जिससे वो चलता है। मतलब टोटल करंट क्या हुआ, जनरेट कहाँ हुआ, आपके आर्मेचर पर हुआ, टोटल करंट आइए। अब वो जब जाएगा ट्यूबलाइट के पास तो बीच में जाते वक्त तो कुछ ड्रॉप भी तो होगा, जो वहाँ ट्यूबलाइट के पास जा रहा है, ट्यूबलाइट आपका क्या लोड है, वो लोड के पास जा रहा है, कुछ आपके शंट फील्ड रेजिस्टेंस में जाता है जिसकी वजह से वहाँ भी ड्रॉप होता है। तो आइए जो आपका टोटल होगा, ध्यान से सुनना, आइए आइए ये तो टोटल जनरेट हुआ आपके आर्मेचर पर, तो ये आइए बराबर क्या हो जाएगा, एक तो लोड पर जाएगा आई एल प्लस कुछ जाएगा शंट फील्ड रेजिस्टेंस के पास आई एस एच। आई एल आपको तो पता है बट आई एस एच नहीं पता है, तो आई एस एच को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसी को हम लिखेंगे क्या, आई एल प्लस आई एस एच की जगह हम लिखेंगे क्या, वी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आपका वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे आई एस एच है तो वी अपॉन आर एस एच। अब आर एस एच की वैल्यू दे रखा है भाई, आई एल की वैल्यू कितनी है आपकी, आई एल की वैल्यू आपको दे रखा है कितना भाई, आपको आई एल की वैल्यू दे रखा है, आई एल की वैल्यू अभी आपको मैं क्वेश्चन में बता दूँ, ये देखो आई एल की वैल्यू 200 एम्पियर, कितना है भाई 200 एम्पियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 200 एम्पियर प्लस वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू देखो 230 वोल्ट है, और आर एस एच की वैल्यू कितनी है 50 ओम, कितना है भाई 50 ओम। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा कितना भाई 200 प्लस इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 23 को काटेंगे तो आ जाएगा कितना 4.6, तो टोटल कितना हो गया 204.6। अब आई ए की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई भाई 204.6, ये बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करेंगे। अब आई ए की वैल्यू में पता चल गई, अब वहाँ हम इस क्वेश्चन में वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो ये आई ए की वैल्यू कितना है 204.6 आई। अब आपको ईजी निकालना था तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा वी प्लस आई ए आर ए, क्या होता है वी प्लस आई ए आर ए होता है। तो वी की वैल्यू आपको पता है कितना है 230 वोल्ट प्लस आई ए की वैल्यू अभी आपने निकाला 204.6, सॉरी एक मिनट फिर से देखिएगा, आपको निकालना क्या है ईजी,
ईजी बराबर वी प्लस आई आर होता है। वी की जगह रखेंगे 230 प्लस आई ए की जगह क्या रखेंगे भाई 204.6 और मल्टीप्लाई आर ए की जगह क्या रखेंगे 0.08। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप पूरा तो आपका कितना आएगा 246.4 वोल्ट। कितना आएगा भाई 246.4 वोल्ट, जो आपका ऑप्शन ए दिख रहा होगा। तो सो गाइस इट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए 246.4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोस्तों आपको आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अभी मैंने जस्ट करवाया था। किसी 6 ध्रुव वाली डीसी मशीन में 100 यांत्रिक डिग्री कितने विद्युतीय इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, तो अभी मैंने ये आपको एक क्वेश्चन बनाया था। कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, कितने इलेक्ट्रिकल, तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर बताया था P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ठीक है दोस्तों, तो P/2, P की वैल्यू कितनी 6/2 गुणे थीटा मैकेनिकल कितना है 100, तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 50 और 50 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दृश्य धारा श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा को 5% कम कर दिया जाए तो मोटर का बल आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, जो मोटर का बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर होता है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 इंटू आई ए के। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है आपका टाउ सिंपली जान लो आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। ये क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, ठीक है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। अब क्या करें, दूसरे केस में क्या है, धारा आर्मेचर धारा को 5% कम कर दिया जाए। दूसरे केस में मैं टाउ डैश मान लिया, प्रोपोर्शनल टू आई ए को हमने क्या किया 5% हमने जब कम किया तो हमने सपोज करो मान लिया क्या हो गया आई ए डैश हो गया। आई ए डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई 5% कम होने का मतलब क्या 5/100 इंटू आई ए। ठीक है, इस आई ए डैश की जगह में रख देंगे क्या टाउ डैश इज इक्वल टू भी 5/100 इंटू आई ए का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान देना दोस्तों, टाउ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा कितना टाउ डैश प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/100 इंटू आई ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा पूर्व मान का कितना हो जाएगा 25%। इस तरह से आप कैलकुलेट करेगा, नहीं तो मैं वहाँ पे बताऊंगा तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि टाउ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर को। ऐसे ही देख सकते हो ना यार, क्या ज़रूरत है इतना सब ताम झाम करने की। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। अब भाई देखो टाउ 5% कम कर रहा है, 5% कम रहा है तो आई ए की जगह 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया भाई 25%। क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कम करेगा क्योंकि आई ए घटेगा तो ये भी घटेगा। तो कितना घट रहा है 5%, लेकिन ये स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर 25%, तो ये जाएगा कितना भाई पूर्व मान का 25%। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर 500 आरपीएम पर चल रही है जब आर्मेचर धारा 50 एम्पीयर है तथा बल आघूर्ण दुगना हो जाए तो आर्मेचर की गति क्या होगी यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर इसने बोल दिया कि तथा बल आघूर्ण दुगना किया जाए, अब आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, एक क्या फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके आई ए के, किसके, ध्यान देना। ये पहले मैं क्वेश्चन इसके पहले वाले देता हूँ। ये सीरीज मोटर था। सीरीज मोटर में जो आपका टॉर्क या टाउ या टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर के। बट अगर मैं शंट जनरेटर की बात करूँ तो टाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आई ए। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सीरियसली बात तो ये होती है, जो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो 5 इंटू आई ए के होता है, और 5 सीरीज जनरेटर की मैं बात करूं तो 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता आई ए के। तो 5 की जगह हम क्या रख देते हैं आई ए, तो फाइनली आ जाता आई ए स्क्वायर। ये केस होता है कब, जब सीरीज की हम बात करते हैं, किसकी सीरीज की बात करते हैं,
क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए के, और आई ए इंटू आई ए बराबर हो जाता है आई ए स्क्वायर के। ये होता है किसके बारे में, सीरीज जनरेटर की बात। बट अगर मैं बात करूँ शंट जनरेटर की, तो टाउ इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए के। बट यहाँ पर फाई आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट फ्लक्स जनरेटर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट जनरेटर। ये कांस्टेंट स्पीड आपको प्रोवाइड करता है जो शंट जनरेटर होता है, ध्यान देना इस बात को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न मोटर में से किसकी स्पीड स्थिर होती है, तो आप कहोगे शंट जनरेटर की स्पीड स्थिर होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब फाई कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आइए। इसे टाउ बोलो या टी बोलो, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सीरीज मोटर की बात किया, बट यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, शंट मोटर की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जो ले रखा है वो टाउ बराबर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रखा है आई ए के, ठीक है। अब यहाँ पर पहला केस तो ये था टाउ, या इसी को हम टी से भी डिनोट करते हैं, टाउ बराबर क्या हो जाएगा आई ए, पहला केस टाउ 1 हो गया। अब मैं टाउ 2 की बात करूँ, टाउ 2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, क्या कह रहा है टाउ 2 की बात। और एक फार्मूला मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुनना। कह रहा 50 एम्पियर धारा लेता है कब, जब आर्मेचर 5, ये कह रहा है एक 220 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर 500 आरपीएम पर चल रही है, जब आर्मेचर धारा 50 एम्पियर। मतलब इस केस में मैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने का है भाई, 50 के, टाउ 1, क्योंकि ये 50 एम्पियर ले रहा है, आई ए की वैल्यू 50 है। बट कह रहा है अब बल आघूर्ण दुगना हो जाए तो आर्मेचर की गति क्या होगी। तो आर्मेचर की गति निकालने के लिए देखो बल आघूर्ण दुगना कर दिया जाए। अभी तो टाउ 1 था, अब हम क्या कर दे रहे हैं, 2 टाउ 1 कर दे रहे हैं। क्या कर दे, 2 टाउ 1। अब क्या हो जाएगा आपका भाई, अभी तक तो टाउ 1 था, आप दुगना करेंगे तो 2 टाउ 1 हो जाएगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट आई ए टू, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं करंट कितना होगा, हमें यही तो निकालना है। तो निकालेंगे कैसे भाई, तो आपको फार्म यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टाउ 1, सॉरी यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ देखो हम क्या करेंगे, टाउ 2 अपॉन टाउ 1 बराबर आई ए टू अपॉन आई ए 1, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम क्या लगाएंगे, टाउ 2 अपॉन टाउ 1 बराबर आई ए टू अपॉन आई ए 1, ठीक है। टाउ 2 कितना है भाई, टाउ 2 आप बताए अभी 2 टाउ 1 हुआ था, अपॉन टाउ 1 बराबर आई ए 2 आपको निकालना था, ये पता ही नहीं था, अपॉन आई ए 1 कितना आया था, 50 है। अब ये देखो टाउ 1 से कैंसिल, तो ये हो गया 50 दूना 100। तो यहाँ पे जो आपकी आ गई आई ए 2 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 100 एम्पियर। कितना आ गई भाई, 100 एम्पियर। किसकी वैल्यू आई है, आई ए 2 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। अगले हमें बताना क्या है, इसकी स्पीड बतानी, क्या बतानी, आर्मेचर प्रतिरोध है दिया है, आपको इसकी गति बतानी है। तो गति बतानी है तो कैसे आप गति बताओगे, तो पहले इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, ध्यान से सुनना। ई बी इज इक्वल टू भी क्या पढ़ रखा, 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो यहाँ से देखो फाई तो कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट हो जाता है, पोल भी कांस्टेंट हो जाता है, ए भी कांस्टेंट है और 60 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमने देखा ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन के है, ठीक है। पहली आरपीएम तो दे रखी है, आपको दूसरी गति निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ई बी 1 इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन 1, और क्या हो जाएगा, ई बी 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन 2। एन 1 आपको पता है, ई बी 1 भी आपको पता है, कितना है आपको ई बी 1, ई बी 1 आपका कितना है भाई, 220 वोल्ट। और आपको निकालना कितना है भाई, आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है, आपको N2 निकालना है। क्या निकालना है, N2 निकालना है, ठीक है। अच्छा ई बी आपको पता ही नहीं है, ये तो 220 वोल्ट दे रखा है, डीसी शंट मोटर 220 वोल्ट है, ई बी आपको निकालना है, सॉरी आपको ई बी निकालना है। तो ध्यान से देखना, ई बी ये आप फार्मूला दोनों याद रखिए, ये है ना, यहाँ से बन करके क्या आएगा आपका भाई, ई बी 1 या ई बी 2 अपॉन ई बी 1 बराबर N2 अपॉन N1, ये फार्मूला बन के आया, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे निकालेंगे, तो हमें N2 निकालना है, N1 तो पता है 500 आरपीएम है, बट ई बी 2 और ई बी 1 नहीं पता है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो ई बी 1 बराबर कैसे निकलेंगे भाई, ई बी 1
बराबर ये किसका केस है, मोटर का। तो मोटर केस में तो वी माइनस आई आर वी। अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, ई बी वन बराबर वी माइनस आई आर है। वी की वैल्यू दे रखा है 220 माइनस आई ए की वैल्यू दे रखा है 50 गुणे आर ए की वैल्यू 0.2। तो ये आपका आ जाएगा 220 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 210 वोल्ट। ई बी वन की वैल्यू आ गई। ई बी टू की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ई बी टू की केस में वी की वैल्यू 220 वोल्ट माइनस ई बी टू, दूसरे केस में हमने आई ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 100 एम्पियर गुणे 0.2। तो ये आ जाएगा 220 और माइनस 100 गुना 2.2 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना 20। जो टोटल आ जाएगा कितना आपका 200 वोल्ट। तो ई बी वन आपका आया 210 वोल्ट और ई बी टू आया आपका 200 वोल्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वांटिटी निकालने की तरफ। तो हमने फार्मूला क्या भी आपको बताया था, ई बी टू अपॉन ई बी वन बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, N2 अपॉन N1। तो ई बी टू कितना आया था भाई, ई बी टू आया था आपका 200 बट ई बी वन आया आपका 210 बराबर N2 आपको निकालना है अपॉन N1 की वैल्यू कितना है भाई, दे रखा है 500 RPM। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई, N2 बराबर आ जाएगा 476 RPM। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, जो आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कह रहा पूरे भार पर एक 230 वोल्ट की डीसी शंट मोटर 32 एम्पियर की धारा लेती है। यदि मोटर आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग की प्रतिरोधकता क्रमशः 0.2 ओम और 115 ओम है तो पूरे भार का बैक ईएमएफ क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं, आई होप टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो वी बराबर आपको दे रखा है, वी बराबर कितना दे रखा है 230 वोल्ट, क्या दे रखा है 230 वोल्ट। और आई एल की वैल्यू भी दे रखी है 32 एम्पियर धारा लेती है। और आपको दे रखा आर ए की वैल्यू, आर ए बराबर आपको दे रखा है 0.2 ओम। ठीक है, और आर एस एच दे रखा है 115 ओम। ठीक है भाई, आपसे पूछा पूरे भार पर बैक ईएमएफ ई बी बराबर होता है क्या, वी माइनस आई ए आर ए। अब देखिए V का मान पता, आर ए का मान पता, आई ए का मान नहीं पता है तो आई ए बराबर कैसे हो जाएगा, तो आई एल से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आई एल से। लेकिन आपको पता है कि आई ए बराबर होता है, अब यहाँ ध्यान से सुनना है ना, अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा आई ए बराबर, तो आई एल ये आपका क्या है, डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर है तो ये आई एल बराबर क्या होगा, आई एल बराबर फार्मूला होता है आई एल बराबर आई ए प्लस आई एस एच, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, आई एल बराबर आई ए प्लस आई एस एच। तो आई एल आपको पता है, चलो ये इधर निकाल करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इधर क्या है भाई, आई एल बराबर आपका क्या होता है आई ए प्लस आई एस एच। क्यों भाई, क्योंकि ये मोटर है, जनरेटर नहीं है। ध्यान सुनना, ये मोटर है, मोटर में आप सप्लाई देते हो तो लोड करंट आपको पता होगा। तो ये आई ए बराबर क्या हो जाएगा, आई ए तो आपको निकालना है, आई एस एच क्या हो जाएगा वी अपान आर एस एच। और आई एल की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई 32 एम्पियर। तो ये बराबर हो जाएगा 32 बराबर आई ए प्लस वी कितना है भाई 230 वोल्ट, 230 बटे आर एस एच की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, आर एस एच की वैल्यू दे रखी है 115। जब इसे काटोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स। तो आई ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर लाओगे 30, 32 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 30। तो आई ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और फिर इसके बाद चलते हैं निकालते हैं। तो हमारा क्या था, बैक ईएमएफ ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, वी का मान आपको पता है 230 वोल्ट माइनस आर ए की वैल्यू अभी आपने निकाला 30 गुणे आर ए की वैल्यू 0.2, 30 दूना 60 6 घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 224 वोल्ट। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 224 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके रहे कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और आपका ऑप्शन डी सही है 224 वोल्ट। आई होप दोस्तों आज आप लोगों को ये पसंद आया होगा सेशन। गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत आप पछताएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पक्का पूछे जाएंगे, चाहे यूपी आर्मिनल का हो, चाहे कोई भी टेक्निकल का एग्ज़ाम हो। जितना मैंने कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में पढ़ाया है, उस क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप बहुत पछताएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं जस्ट आपको इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड पर करवाने वाला हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैंने बहुत टॉप क्वेश्चन में पिक करके निकाला हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाइएगा और देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा जो भी आपके यूपीआर मिलिट्री G2 के लिए या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जल्द से जल्द आपको मेरा नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिल जाए। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।